So hello everybody, after a month or two I was not really active enough कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ फिर एडिट करूँ अपलोड करूँ क्योंकि मेरे को पहली बात तो आइडियाज़ ही नहीं आते थे उस टाइम पे कि मैं क्या रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ओनली कॉमन आइडिया दैट आई हैड वाज कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ नीट एस्पिरेंट, बट उसमें भी 3-4 चीज़ें होती थी। आप पढ़ रहे हो या फिर आप टेस्ट दे रहे हो, ये एक चीज़। दूसरी, आप खाना खा रहे हो। और तीसरी कि आप सो गए हो। तो ये 3-4 चीज़ें होती थी एंड दीज वर वेरी बोरिंग, तो मैंने कभी रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं की। एंड ऑल्सो टुडे इज़ 11th ऑफ मे और नीट के पेपर को 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। सो पहले मैं ये बता देती हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस थी पेपर से कि कैसा आएगा, और मैं कैसे टैकल करने के लिए प्रिपेयर करी थी खुद को। तो मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था, नहीं पता हो तो ठीक है, दिसंबर में स्टार्ट किया था पढ़ना। एंड 107 चैप्टर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जल्दी मुझे किस चीज़ की थी कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना इज़ अ फर्स्ट टास्क एंड देन उसको रिवीजन करना इज़ द अटमोस्ट टास्क दैट यू हैड टू डू बिफोर 2 months ऑफ नीट। तो इनऑर्गेनिक का बेसिक फंडा था कि अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। ऑर्गेनिक के हमारे टीचर बहुत अच्छे थे तो मैंने उनके साथ करी। और फिज़िक्स, क्या कहना फिजिक्स का, चलो ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश करी थी कि जल्दी हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चैप्टर्स मेरे बिल्कुल छूट गए थे। जैसे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, जैसे दोनों का क्वेश्चन बन गया है, लेकिन पेपर में वेव ऑप्टिक्स का तो याद भी नहीं आ रहा क्या आया था, बट ये रे ऑप्टिक्स का बन गया। अब देखो, फिजिक्स का पेपर मैंने पहले देखा था, किया नहीं था लेकिन देखा था, जैसे सिर्फ पलटा के देखा था कि फिजिक्स कैसी आनी है। दिस इज माई पेपर, रोल नंबर लिखा है, और पेपर बस पलटा के देखा था क्योंकि देख के पता चल जाता है कि पेपर आना कैसा है। तो फिजिक्स का पेपर जैसे इजी आया था, देख के लग गया था कि हाँ ठीक है बन जाएगा। केमिस्ट्री मैंने देखा नहीं था क्योंकि केमिस्ट्री मेरे लिए ऐसा था कि हाँ मुझसे बनता है, मैं कहीं ना कहीं से नंबर जोड़ घटा के ले आऊँगी। और बायो में मेरे को पता था कि 360 में से 360 तो नहीं आना है और 355 भी नहीं आना है, क्योंकि हर टेस्ट में कुछ ना कुछ गलती होती थी, या तो मैं बबल गलत भरूंगी या फिर ऐसा कुछ कर दूंगी कि जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। एग्जाम में इतने कॉन्फिडेंस से मार्क करना आंसर और फिर घर आके वो गलत होना, और पता है कि क्यों गलत है फिर भी मैं करती थी। तो मैं सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से डरी थी और मैं बस यही प्रे करके गई थी कि पेपर कैसा भी आए मेरे साइड से कोई गलती ना हो। तो बाय गॉड्स ग्रेस वैसा नहीं हुआ। मैं सबकी बता देती हूँ कि किसमें क्या कमी है, किसमें क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी सेंगेज की सीरीज़ A to Z। ये है क्लास 12th की सेंगेज A to Z। सेंगेज के नाम पे चलती है A to Z, या दोनों है ठीक है। तो ये है 12th की, फिर उसके बाद ये केमिस्ट्री उसकी 12th की, फिर ये बायो उसकी 11th की, और केमिस्ट्री भी है। रुक जाओ, गलतियाँ देखो आप मेरी, इतनी ज़्यादा मोटी बुक है, लाइक ये है 11th की। तो इतना पैसे तो खैर बर्बाद हो ही गए, मैंने इनफैक्ट करी भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुक सॉल्व करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट मेरी आई गेस थ्योरी ही इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अगर 20 क्वेश्चन करती थी तो मेरे उसमें से 5 और 6 गलत हो ही जाते थे। इट वॉज नॉट लाइक 20 में से 1 गलत हो या 20 में से 2 गलत हो एट मैक्स, बट ये सब कचरा हो गया था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी तो मुझे थ्योरी पता चलेगी, जबकि मुझे थ्योरी पता थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पता थी, लेकिन पहले आप 1 और 2 पर तो आ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन लगाना, तब आप गलती ढूंढ पाओगे। तो एक ये बुक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक चैप्टर से आपको मिलेंगे 350 to 400, और सॉल्यूशंस भी हैं। सॉल्यूशंस नहीं है आई गेस, सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे इसमें सॉल्व वाले। और फिर इतने क्वेश्चंस किसी एक चैप्टर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इतने टफ मैं नहीं बोलूँगी इसमें से कि ये सेंगेज की सीरीज़ में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा 1 नहीं 2 लेवल ज़्यादा है ये बुक, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर कोई एवरेज है, कोई अगर जैसे 400-500 ला रहा है उसको भी नहीं है, कोई अगर 500 से 550-560 ला रहा है उसको भी रिकमेंडेड नहीं है। फॉर द वंस जो 620 प्लस अगर जा रहे हैं और कंसिस्टेंट हैं, वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए या अपनी थिंकिंग इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट इट वुड बी अ क्लियर नो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ बुक दैट वॉज मास्टर दी एनसीईआरटी। ये फिजिक्स की है और ये केमिस्ट्री की है, ये बायो की है, फिर ये अगेन बायो की है, और भी है लेकिन थोड़ा सा ना अभी साफ सफाई चल रही है तो थोड़ा कचरा हो रखा है। लेकिन मैंने इसकी भी, केमिस्ट्री की दोनों है, फिजिक्स की लेकिन 12th की नहीं ली थी मैंने, क्योंकि फिजिक्स के लिए मास्टर दी एनसीईआरटी सॉल्व करना ठीक नहीं है। आप फिंगर टिप्स कर लो या फिर आपके पास जो मॉड्यूल है पैकेज है आप वो सॉल्व कर लो।
तो मास्टर दी एनसीईआरटी बायो के लिए मैं कहूँगी बहुत अच्छी है, मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हो एनसीईआरटी से एंड देन अगर आपको लगता है कि मेरे को इस चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं पहले इसी से करती थी। फर्स्ट ड्रॉप में तो इसी से किया, लेकिन सेकंड ड्रॉप में मुझे ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करूँ। टेस्ट ही इनफैक्ट मेरे वीक में 2-3 बार होते थे, तो मेरी ज़्यादातर प्रैक्टिस वहीं से हुई है। बट ये बुक से मुझे कभी कोई कंप्लेंट नहीं रही है। इनफैक्ट इसमें ना, जैसे अगर आपको कोई बायो का आंसर गलत हो जाता है तो बायो के ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है उसके साथ साथ आपको उसका पूरा थ्योरी दिया रहेगा आंसर में कि ये आंसर इसका क्यों है। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी जो करेक्शन है, एरर जो होते हैं आंसर की में, वैसे मुझे ज़्यादा नहीं मिला है। कभी एक आध दो मिला होगा तो मिला होगा, वरना वो भी मुझे याद नहीं है। तो अगर आप की एनसीईआरटी के साथ आप थरो हो तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है इस बुक में कि जैसे असर्शन रीजन आ रहे हैं अब, तो पर्टिकुलरली एक सेक्शन पीवाईक्यू का है, एक पर्टिकुलर सेक्शन असर्शन रीजन का है, एक पर्टिकुलर सेक्शन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का है, और एक आपके सिंगल वर्ड वाला है। तो आपके चारों टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। इनफैक्ट आप ये देखो कि ये मोटी भी नहीं है, तो आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि इतनी मोटी बुक में कैसे सॉल्व करूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड है, प्रिसाइज है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसके लिए आई वुड से यस। अगर आप के मार्क्स कितने भी आ रहे हो, जैसे मैंने ये स्टार्ट करा था जब मेरे मार्क्स आ रहे थे 310 ओवरऑल आउट ऑफ 720 में बात कर रही हूँ, 310 से स्टार्ट किया था। और फिर यही बुक प्रैक्टिस कर करके भी मैं जो मेरे मार्क्स आते थे 500 550 जो भी है, तो इसी बुक से आए हैं। बाकी मैंने ये वाली तो बहुत कम सॉल्व करके पटक दी थी, A to Z की सिंगल सीरीज। मैंने पता नहीं कितनी बुक्स के लिए यस बोल दिया है, बट आप एक बुक लोगे, आप खुद को देख कर लोगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपको कहाँ तक जाना है। जैसे अगर आपका टारगेट 650 है तो फिर आप ऑफकोर्स एंगेज जैसी कोई बुक सॉल्व करोगे, या फिर नहीं करोगे तो जो आपके मॉड्यूल्स में एक हार्ड लेवल होता है वो सॉल्व करोगे, नहीं है तो फिर सिंगेज लोगे। और जैसे कि अगर आप अभी एनसीईआरटी के साथ ही थरो नहीं हो तो पहले मैं बोलूँगी आप पहले थरो हो जाओ, उसके बाद क्वेश्चंस पर आना। ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप एनसीईआरटी सीखोगे, वो तब जब आप ऑलरेडी जैसे बायो में 360 में से आप 280 ला रहे हो, 290 ला रहे हो, फिर आपने देखा कि आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गया, 10 क्वेश्चन आपको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से हैं, वो होंगे एनसीईआरटी से बट आपको पता नहीं चल रहा है। फिर आप उस केस में क्वेश्चन देखोगे, फिर एनसीईआरटी देखोगे, तो आपकी जो लाइन मिस हो गई थी वो पता चलेगी। ऐसा नहीं होता है कि आप 360 में से 200 ला रहे हो और फिर कहते हो कि एनसीईआरटी हो गई है। इस केस में आपकी एनसीईआरटी नहीं हुई है, तो आप क्वेश्चन जाने से पहले एनसीईआरटी का लेना। तो धीरे 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 सीखा है मैंने बहुत ज़्यादा गलतियों से, मैं क्या बताऊँ। और एलिन ने हमें एक ये बुक प्रोवाइड करी थी 11 ईयर्स पेपर। ये भी इसके क्वेश्चंस और ओसवाल के क्वेश्चंस लगभग सेम है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि वो भी पीवाईक्यू ही है। तो ओसवाल की है, एक मिस्टेक है ओसवाल में, मैं बताना भूल गई कि उसमें आंसर करेक्शंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप एक सैम्पल में आपको 3-4 करेक्शन मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा जैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो ना कि इसका आंसर मैंने तो सही किया है, बुक में ही गलत दिया है, तो आप किसी टीचर से कंफर्म ज़रूर कर लेना और एकदम याद मत कर लेना। स्पेशली बायो के आंसर्स की बुक में अच्छा सी दिया है तो फिर इसका आंसर सी ही होगा, एक बार कहीं ना कहीं से क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। सो या दैट्स इट। इसमें एलन की है तो इसमें तो कोई करेक्शन होगा नहीं, काफ़ी अच्छी थी, मैंने ये भी प्रैक्टिस करी थी। और ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस करती थी सिर्फ फिजिक्स छोड़ के बाकी दोनों करती थी। फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 20-25 होते होंगे जो नहीं बनते होंगे शुरू में, 30 नहीं बनते होंगे शुरू में, लेकिन सॉल्यूशन देख देख के किस मेथड से जाना है वैसा कर करके आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा और कोई और आपके लिए करेगा नहीं। सो या दैट्स इट। द लास्ट बुक दैट आई डिड फॉर बायो इज़ 33 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये भी रिकमेंडेड में ही आएगी क्योंकि इन केस बायो में तो आपको बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू करने की ज़रूरत है। आप इससे टेस्ट में अपने मार्क्स इंप्रूव करोगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन से होते हैं जो ऐसे होते हैं कि अब तो कभी आने ही नहीं है, तो आप उस पर क्रॉस लगा दो। जब आप प्रैक्टिस करो दोबारा प्रैक्टिस करो, उस क्वेश्चन को मत करना। और जैसे कि मैं अगर बताऊँ तो इस बुक में ऑन एन एवरेज एक चैप्टर में जैसे जो आते हैं एनिमल किंगडम में ज़्यादा होंगे, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में ज़्यादा होंगे, लेकिन जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें एक चैप्टर में 38 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हैं, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 1 या 2 का एवरेज चलता है। तो मैं तो बोलूँगी कि आप इतने तो मतलब जैसे 50 क्वेश्चन तो आप 20 मिनट में कर ही लोगे, किसी भी हालत में कर लोगे। तो बायो के तो आप पीवाईक्यू कर ही लेना और मास्टर दी एनसीईआरटी। नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करूँ तो पहले आप रोज़ इनऑर्गेनिक तो करना ही करना। और फिजिकल केमिस्ट्री को ऐसा मत समझना कि कुछ काम की नहीं है, क्योंकि अभी के पेपर में मुझे नहीं लगता कि 3 या 4 क्वेश्चन से ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ आया है।
मतलब सॉल्व करने को ही कुछ नहीं था। एक परसेंटेज प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, एक सॉलिड स्टेट का थोड़ा बहुत था, और थर्मोडायनेमिक्स से लोग जिससे इतना डरते हैं, मैं करके गई थी तो उससे तो कोई कुछ क्वेश्चन ही नहीं था। मतलब एक सारा सा फॉर्मूला पूछा था, और एक काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था एक, वैसे स्टेट मतलब उसका न्यूमेरिकल भी आता तो बन जाता, लेकिन वो स्टेटमेंट वाला फिलहाल मेरा गलत हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं। जैसे केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो मैंने बोला इनऑर्गेनिक डेली पढ़ना, और बुक्स की बात करूँ तो आप मास्टर दी एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो, और जो वो है फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसा मत करना कि आप मास्टर दी एनसीईआरटी कर लो और बस ख़त्म। आप जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करना कि आपसे बने, और कुछ कुछ चैप्टर्स के नहीं भी बनते हैं। जैसे मैं बताऊँ, सॉल्यूशन वाला चैप्टर एक टफ चैप्टर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोइचियोमेट्री यूज़ हुई है 12th वाले में, तो आप उसका कर लो, आपका कॉन्सेप्ट सुधरेगा। एंड फिजिक्स में बात करूँ तो जो क्लास में क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले तो वो अगर क्लास के क्वेश्चंस में से कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप वो क्वेश्चन ज़रूर पूछना, उसको छोड़ना मत। ऐसा नहीं है कि जो समझ में आ गया आप उसी के क्वेश्चंस करो। तो बुक्स के लिए इतना ही है। बाकी मुझे एलन की बुक्स मिली हुई थी तो वो मैंने आखिरी में सॉल्व करना बंद कर दी थी, मुझे बहुत ज़्यादा बाहर का लगता था उसमें से। फिर मैंने अभी जो कोचिंग ज्वाइन करी वहाँ की भी मिली थी, लेकिन एज आई सेड मैंने लेट स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई मेरी क्वेश्चंस की। और क्या बचता है बुक्स में, टेस्ट मेरी मतलब जितनी वीडियोस डाली आधी से ज़्यादा तो टेस्ट पे ही है, कि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं एक और बनाऊंगी उस पर, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया इस बार उससे। तो अभी के लिए इतना ही। एंड अगर कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं फ्री हूँ, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड यस, थैंक यू।